अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई तो काफ़ी हद तक ऐसे चांस हैं कि आर्मगेडन आ जाएगी। रसिया यूक्रेन युद्ध में जहां पहले ये सवाल पूछा जाता था कि क्या रसिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा या नहीं, लेकिन अब सवाल काफ़ी हद तक बदल गए हैं। अब ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर रसिया कब यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्राइक के चांस दिन पे दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जिस तरह का रिटेलिएशन यूक्रेन की तरफ से देखने को मिल रहा है और जिस तरह से रसिया को पुश किया जा रहा है पीछे की तरफ, ऐसे में रसिया के पास कुछ खास ऑप्शंस बचे नहीं हैं। हाल ही में जब यूक्रेन के 4 राज्यों को जब रूस ने अपने पार्ट में मिला लिया, तब भी पुतिन ने ये बात साफ कही थी कि ये कोई ब्लफ नहीं है। यदि उनकी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर न्यूक्लियर स्ट्राइक ही होगी, क्योंकि रिटेलिएशन में यूक्रेन रूस पर किसी भी तरह की न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और जो चांसेस हैं वो ज़्यादातर एक किसी छोटे बम के हैं या फिर डराने के लिए किसी खाली जगह पर कोई बम, न्यूक्लियर बम गिराया जा सकता है। और काफ़ी ज़्यादा चांस होने की वजह से ये थ्रेट सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, उसके आसपास से सटे नेटो के देशों में भी फील किया जा रहा है। जेन्युइनली आज यूरोप में ये बात डिस्कस की जा रही है कि आखिर न्यूक्लियर स्ट्राइक जब होगी तो हम कैसे बिहेव करेंगे। यूक्रेन में कई हिस्सों में कीव और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में कई तरह की दवाइयां बांटी गई हैं और ये बताया जा रहा है लोगों के अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो आपको करना क्या है। हाल ही में अगर कुछ इंसिडेंट देखें तो यूक्रेन की तरफ से बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है, सिर्फ उन 4 इलाकों में ही नहीं जहां पर रूस की फोर्सेस तैनात हैं, बल्कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की तो अब ये तक कहने लगे हैं कि हम क्रीमिया को भी वापस ले लेंगे। और हाल ही में क्रीमिया के जो कर्च ब्रिज पर अटैक किया गया है वो सबसे बड़े अटैक में से एक था। और कई बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने मेंशन किया है कि अब समय आ गया है कि वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें। रसिया के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। कर्च ब्रिज उसमें से ही एक था और कर्च ब्रिज पर टारगेट करने के लिए किसी भी तरह की कोई मिसाइल का यूज़ नहीं किया गया है। जितनी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये एक फिदाइन हमला माना जा रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो सकते हैं। रसिया ने जांच के आदेश दे दिए हैं और हो सकता है यूएन में वो यूक्रेन टेररिज्म की बात भी उठाएं। सबसे पहले कर्च ब्रिज के ऊपर आते हैं, जहां क्रीमिया एक पेनिनसुला है और 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद से ही ये बात डिस्कस होने लगी थी कि रसिया के मेनलैंड का क्रीमिया से कनेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 2015 में एक कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया था और 2016 में इस ब्रिज का काम स्टार्ट कर दिया गया था, जो कि क्रीमियन पेनिनसुला को रसिया के मेनलैंड से जोड़ता है। और ये यूरोप के इतिहास में आज तक का सबसे लंबा पुल होने वाला था, जिसकी लेंथ 19 किलोमीटर थी। इस ब्रिज के लिए रूस ने तकरीबन 3.7 बिलियन US$ लुटाए थे। 2018 में जाके ये ब्रिज तैयार हो गया था। ये ब्रिज बेसिकली कर्च स्ट्रेट के ऊपर बना है, इसलिए इसे कर्च ब्रिज कहते हैं। रसियन मेनलैंड और यूक्रेनियन पेनिनसुला के बीच में से एक जो स्ट्रेट है उसे कर्च स्ट्रेट कहा जाता है और उसी के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया था, जिसे क्रीमियन ब्रिज, कर्च स्ट्रेट ब्रिज, कर्च ब्रिज और कई बार रीयूनिफिकेशन ब्रिज भी कहा जाता है, जो कि ये नाम ऑनलाइन वोटिंग के जरिए रखे गए थे। इसका उद्घाटन सन 2018 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद किया था। सबसे पहले जो स्टार्ट किए गए थे वो पैसेंजर व्हीकल्स थे। इसमें 4 लेन का एक हाईवे बनाया गया है, उसी के पैरेलल 2 लेन की एक रेलवे लाइन भी बनाई गई है। और धीरे धीरे इनको स्टार्ट करते करते 2019 में ये फुली ऑपरेशनल हो गया था। जैसे ही कर्च ब्रिज को एक्सप्लोड किया गया, उसी के साथ रशियन सप्लाई भी रुक गई। कर्च ब्रिज को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो उनकी रोडवे वाली लेन थी उनमें से एक लेन तो टूटकर समुद्र में ही गिर गई, दूसरी लेन को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पैरेलल जो ट्रेन वाला ब्रिज था वो काफ़ी तक सुरक्षित है और ट्रेन उस पर से गुजर रही हैं। रशियन इंजीनियर्स काम पर लग चुके हैं और जल्द ही कहा जा रहा है कि इसको फिर से चालू कर दिया जाएगा। रशियन मेनलैंड से क्रीमिया को जो भी सपोर्ट दिया जा रहा था वो मेनली इसी ब्रिज के थ्रू होता था, इसलिए ब्रिज के टूटने के साथ क्रीमिया को सपोर्ट और क्रीमिया से जुड़े उन 4 राज्य जिनको
रूस ने अपने में मिलाया था उनको भी काफ़ी हद तक सप्लाई में दिक्कत आ रही है। और हर दिन यूक्रेन कहीं ना कहीं एडवांस कर रहा है, जहां एक एक गांव और शहर वो कब्जाते जा रहे हैं। इसी के साथ न्यूक्लियर स्ट्राइक का खतरा भी दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, 26 सितंबर को नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 को भी एक्सप्लोर कर दिया गया था। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 बेसिकली नेचुरल गैस को रसिया से यूरोप तक भेजने के लिए बाल्टिक सी में बिछाई गई थी, जो कि करीबन 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। दोनों ही पाइपलाइन को ब्लास्ट कर दिया गया था 26 सितंबर को, जिसके बाद गैस समुद्र में से निकलती हुई देखी गई थी। जिसमें बताया जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मुश्किल ही हो सके दोबारा ऑपरेशन किया जा सके। जबकि रसियन से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 में अभी भी एक पाइपलाइन सुरक्षित है, जिसके जरिए गैस को जारी किया जा सकता है। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 से दोनों से ही गैस की आपूर्ति जो यूरोप को दी जा रही थी वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि जब से यूक्रेन और रशियन वॉर स्टार्ट हुई है तब से सभी यूरोप देश मिलकर रसिया को बाइकआउट करने के लिए उनकी गैस को परचेज नहीं कर रहे थे। और यूरोप की जो मदद है वो फिलहाल सऊदी अरेबिया कर रहा है, ताकि उनकी नेचुरल गैस की जो आपूर्ति है वो बनी रहे। कई रिपोर्ट्स ऐसी पब्लिश हुई जहां क्लेम किया गया है कि ये काम यूएस का ही है। यूएस की किसी सबमरीन ने या ड्रोन अटैक्स के जरिए उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 को उड़ा दिया। कि डोनाल्ड ट्रंप भी जब पावर में था तब उन्होंने ये बात कही थी कि हो सकता है आगे जाकर रसिया नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 को यूरोप को ब्लैकमेल करने के लिए यूज करे। कर्च ब्रिज और नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 के एक्सप्लोजन के बाद पूरे यूक्रेन में काफ़ी खुशियाँ मनाई गई और कई ऐसे देश थे जिन्होंने उसके सपोर्ट में अपने बयान जारी किए। यूक्रेन में तो एक स्टैम्प ही जारी कर दी गई जिसमें कर्च ब्रिज को ब्लास्ट होते हुए दिखाया जा रहा था। और कुछ दिन पहले जब यूएसए में राष्ट्रपति बाइडेन ने जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग की तो उसमें भी उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर पुतिन के न्यूक्लियर स्ट्राइक का जो थ्रेट है वो कितना बड़ा है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने साफ ये कहा था कि अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई तो काफ़ी हद तक ऐसे चांस हैं कि आर्मगेडन आ जाएगी। आर्मगेडन शब्द जो यूज़ किया जाता है उसका मतलब होता है कि जब चारों तरफ आग लग जाए और बचाने के लिए कुछ बचे नहीं, ऐसे जो दिन होता है उसको आर्मगेडन कहा जाता है। तो यूएसए में जेन्युइनली इस बात को फील किया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर स्ट्राइक का थ्रेट रसिया की तरफ से दिया जा रहा है वो कोई ब्लफ नहीं है। काफ़ी हद तक चांस है कि यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी। और ऐसे में आगे देखने वाली बात हुई कि आखिर नेटो और यूएस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कि वापस रिटेलिएटरी एक्शन किए जाता है रूस पर या नहीं। और अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की बात करें तो जेलेंस्की ने तो ये तक कह दिया कि उसके स्ट्राइक करने से पहले ही नेटो को एक स्ट्राइक कर देनी चाहिए रूस के ऊपर। उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि ये स्ट्राइक किस तरह की होनी चाहिए, न्यूक्लियर होनी चाहिए या कन्वेंशनल स्ट्राइक की जानी चाहिए। इसके जवाब में रसिया की तरफ से कहा गया कि जेलेंस्की एक्चुअली में एक मॉन्स्टर है जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया ही तबाह हो जाए, इसीलिए वो इस तरह के सुझाव नेटो को और यूएस को दे रहे हैं। कई बार टीवी पर वर्ल्ड वॉर और उससे जुड़ी कई सारी बातें की जाती हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक चांस है कि वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगी, लेकिन न्यूक्लियर स्ट्राइक का थ्रेट जेन्युइन है आज की डेट में। अगर यूक्रेन इसी तरह से एडवांस और रिटेलिएशन दिखाता रहा तो आज नहीं तो कल यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक ज़रूर होगी, और इस बात की संभावनाएं काफ़ी हद तक। कर्च ब्रिज पर अटैक के बाद रसिया ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को टारगेट भी बनाया, और ईरान से मिले जो ड्रोन हैं कामाकाजी ड्रोन्स, उनको फिदायीन हमले के लिए कई जगहों पर ब्लास्ट भी किया गया। कामाकाजी एक्चुअली में जापान की एक रेजिमेंट थी जो कि अपने फिदायीन हमले के लिए जानी जाती थी। कामाकाजी रेजिमेंट में सभी लोगों को ये बात के लिए भर्ती किया जाता था कि ज़रूरत पड़ने पर आपको अपना ही प्लेन ले जाकर सामने वाले के दुश्मन के टेरिटरी में दे मारना है। अगर आपके पास किसी तरह का वेपन नहीं बचता है तो आपको इस तरह के निर्देश दिए जाएंगे और आपको उन्हें फॉलो करना होगा। और उसी नाम को कॉपी करके ईरान ने कामाकाजी ड्रोन बनाए हैं जो कि कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, और उन पर एक्सप्लोजन्स और मिसाइल्स लगाकर उन्हें सीधा एक्सप्लोड कर दिया जाता है। ऐसे ड्रोन पिछले कुछ दिनों में रूस ने काफ़ी ज़्यादा परचेज किए हैं ईरान से, और वो काफ़ी हद तक देखने को भी मिला है कि यूक्रेन में, कीव में और आसपास के इलाकों में कई बार ऐसे ड्रोन से हमले हो रहे हैं।
फिलहाल रसिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो काफ़ी हद तक एंड की तरफ बढ़ रही है। 1 या 2 महीने के अंदर लग रहा है कि जेन्युइनली या तो कोई एग्रीमेंट होगा या फिर इसमें कुछ और बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और ये वॉर ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि रसिया अब इससे ज़्यादा नुकसान झेलने की स्थिति में है नहीं। पहले ही रसिया ने यूक्रेन वॉर में काफ़ी नुकसान उठाया है। जितना नुकसान यूक्रेन ने नहीं झेला उससे कहीं ज़्यादा नुकसान तो रसिया आज की डेट में उठा रहा है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।